जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं, भूगोल, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एग्जाम ही नहीं फ्रेंड्स, आपके दैनिक जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या कोई अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी भूगोल अति आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूगोल आप पढ़े रहेंगे तो सभी देशों के बारे में आपको जानकारी रहेगी, पूरे विश्व के बारे में जानकारी रहेगी। कौन सा देश कहाँ है, कौन सा स्थल कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है। तो इस तरह से जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको और सारे सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आप जानते हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, 1947 के पहले तक, जब तक अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब तक भारत पर कोई न कोई आक्रमण होता रहा है। अगर आप पहले से अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं, भूगोल के माध्यम से आप सभी देशों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि हिस्ट्री पढ़ने में आनंद मिलेगी और आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिटिश वैज्ञानिक है, कोई अच्छा कार्य किया है, तो आप ब्रिटिश वैज्ञानिक ऐसे रटते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ब्रिटेन कहाँ है, तो आपको तुरंत सेव हो जाएगा कि ब्रिटेन यहाँ है, अच्छा ये वैज्ञानिक यहाँ के हैं, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। भाई एग्जाम्पल, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं किसी गांव में, अगर हो सकता है किसी मोड़ पर कोई भी पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है, आपको देखते हुए चले जा रहे हैं। फिर दोबारा कभी भी किसी भी समय अगर आपसे उस रास्ते की बात की जाए या उस गांव की बात की जाए, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा हाँ, उस मोड़ पर बाबुल का पेड़ था या पीपल का पेड़ वृक्ष था। तो इस तरह से भूगोल को पढ़ने से आपको बहुत सारी सहायता मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ आपको भूगोल के बारे में बताऊंगा, भूगोल कैसे पढ़ा जाएगा, भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। लेकिन ये क्लास आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा बेस जो है भूगोल का वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। अभी मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो आप जानते हैं। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। इसे दो शब्दों में आप तोड़ सकते हैं, जियो प्लस ग्राफी। क्या फ्रेंड्स? जियो प्लस ग्राफी, जहाँ जियो का अर्थ है भू या भूमि या पृथ्वी। क्या फ्रेंड्स? भू या भूमि या पृथ्वी। और ग्राफी का आशय है फ्रेंड्स वर्णन करना या अध्ययन करना। क्या फ्रेंड्स? वर्णन करना या अध्ययन करना। इसका आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि भूगोल क्या है, तो क्या आप ऐसे कह देंगे कि जियोग्राफी बराबर पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना? इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? तो ये मान लीजिए पृथ्वी है पूरी। क्या है फ्रेंड्स? ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये इस पृथ्वी में ये मान लीजिए क्या है? सतह है, या इसे आप स्थल कह सकते हैं या स्थलमंडल कह सकते हैं, जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ है? पृथ्वी के सतह पर हम लोग निवास कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी का सतह हुआ। पृथ्वी के ऊपर, आप पृथ्वी के ऊपर देखिए क्या है? वायु का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? वायुमंडल कहा जाता है। वायु का घेरा है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के भूगर्भ का अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में 71% केवल और केवल वाटर है, जल है, और मात्र 29% क्या है? भूभाग है। तो जल का भी अध्ययन करेंगे आप लोग। तो ये क्या है? जल मंडल कह सकते हैं आप। पूरे जल को क्या कह सकते हैं? जल मंडल कह सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स
अब आप कह सकते हैं कि भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी व्यक्ति को भूगोल के बारे में समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि भूगोल क्या है। तो भूगोल में क्या किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन सभी सम्मिलित रूपों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अभी परिभाषा क्लियर नहीं हुई। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत अलग अलग विचारधारों से दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन एक यूनिक परिभाषा बनाई गई है, उसी को मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भूगोल का अगर परिभाषा कोई पूछे तो आप कह सकते हैं भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, आप ध्यान से पढ़िएगा, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, सम्मत विषय है, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है, भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। विज्ञान क्या है फ्रेंड? मैं बचपन वाली परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ। विज्ञान क्या है? बचपन वाली परिभाषा देते थे ना, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैं वो परिभाषाएं नहीं पूछ रहा। वास्तव में विज्ञान है क्या? साइंस है क्या? एक लाइन में आप कह सकते हैं जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो वही विज्ञान है, वही क्या है? साइंस है। तो इसका आशय क्या हुआ फ्रेंड्स कि भूगोल क्या है? विज्ञान है। भूगोल क्या है? विज्ञान है। मतलब कि भूगोल में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसे सिद्ध करना पड़ेगा, उसका कोई न कोई रीजन होगा। कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन होगा, इसे आपको समझना ही होगा। जैसे ज्वालामुखी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, भूकंप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, सुनामी आ रही है तो क्यों आ रही है, वर्षा हो रही है तो क्यों हो रही है। मतलब भौतिक रूप से जो भी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही है, इसे सिद्ध करना होगा। इसके पीछे कोई न कोई रीजन छुपा होगा, वही क्या है? भूगोल है। अर्थात भूगोल वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से ही सिद्ध है। अर्थात भूगोल क्या हुआ? विज्ञान सम्मत विषय हुआ। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। अब इसमें मनुष्य को भी मिला दीजिए, अब इसमें मनुष्य को भी मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य इन सभी चीजों को प्रभावित करता है और इनसे प्रभावित भी होता है, इसलिए आप मिला सकते हैं। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें, आपको परिभाषा तो ऐसे याद हो जाएगी, जिसमें मानव तथा और मानव के चारों ओर का अध्ययन कर रहे हैं, उसे आप क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण। मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट करता है, इसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो ये परिभाषा फ्रेंड्स यूनिक बनाई गई है, इसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कई परिभाषाएं हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भूगोल क्या है? भूगोल जहाँ पर मानव निवास करते, पृथ्वी के भूपृष्ठ के वह भाग जहाँ पर मानव निवास करते हैं, उनके समस्त चारों तरफ की चीजों का अध्ययन करना ही भूगोल है। संपूर्ण पृथ्वी के भूपृष्ठ का अध्ययन करना ही भूगोल है। तो कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना अपना मत दिए हैं, जैसे टालमी महोदय कुछ कहे हैं, कांट कुछ कहे हैं। तो इस तरह से सब लोगों ने अपना अपना मत दिया है। अब ये तो हुआ परिभाषा, भूगोल की परिभाषा हो गई फ्रेंड्स। अब भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, भूगोल के कितने भाग है या भूगोल का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में? तो फ्रेंड्स भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक भौतिक भूगोल, क्या फ्रेंड्स? एक भौतिक या इसी को आप प्राकृतिक भूगोल कह सकते हैं। क्या फ्रेंड्स? भौतिक या इसी को आप प्राकृतिक भूगोल कह सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। तो भूगोल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक प्राकृतिक या भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। अब प्राकृतिक क्या है या भौतिक क्या है? भौतिक मैं फिजिक्स वाले नहीं पूछ रहा हूँ, भौतिक चीजें क्या है?
जिसे आप छू सकते हैं, जिसे एहसास कर सकते हैं ना, जिसे देख सकते हैं, वही भौतिक है। जैसे आप हवा चल रही है, महसूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, वर्षा हो रही है ना, इसे आप देख रहे हैं, छू रहे हैं। तो इसका आशय फ्रेंड्स से भौतिक क्या हुआ, जो प्रकृति प्रदत्त है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, वो सारी की सारी चीजें भौतिक है। जैसे पेड़ पौधों को आपने बनाया क्या? नहीं। झील, झरना, तारे, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि चीजों को क्या आपने बनाया? नहीं बनाया ना, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि जो भी ब्रह्मांड में चीजें हैं प्रकृति वही सब क्या है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जैसे झील, झरना, नदियां, पहाड़, सारी चीजें जो भी आप देख रहे हैं, सारी चीजें, ये मार्कर नहीं है, मार्कर मानव के द्वारा बनाया गया। अब क्लियर हो गया होगा ना, मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया वो भौतिक के अंतर्गत नहीं आएगा। जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाया गया है कोई भी चीज, वो सभी के किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग स्थल मंडल को पढ़ेंगे। क्या? स्थल मंडल को पढ़ेंगे। स्थल मंडल में ही क्या पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे। और इसमें स्थल को प्रभावित क्या करते हैं? जलवायु और मौसम प्रभावित करते हैं ना स्थलों को, तो जलवायु विज्ञान भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से स्थल मंडल पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जल मंडल पढ़ेंगे। क्या फ्रेंड्स? जल मंडल, सागर, महासागर, द्वीप, संधियां, जो भी सारी चीजें हैं जल मंडल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके बाद आप वायुमंडल पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल पढ़ेंगे ना, जो वायु का घेरा है चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है, उसके बारे में क्षोभ सीमा क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, अंतरिक्ष क्या है, बाह्य अंतरिक्ष क्या है, ये सारी चीजें वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। उसके बाद एक आता है जैव मंडल। क्या फ्रेंड्स? जैव मंडल, जैव से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर मृदा, वनस्पतियों का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है जैव मंडल कहलाता है। जीव जंतुओं ना, ये सारी चीजें जैव मंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब मानव भूगोल की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो मानव भूगोल में क्या आएंगे? मानव भूगोल में क्या क्या आ सकते हैं? जो मानव द्वारा बनाया गया हो वही मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। जैसे जनसंख्या हुई, सामाजिक संस्कृति हुई, आर्थिकी हुई, राजनीतिक हुई, ये सारी चीजें मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स सवाल यह उठता है कि आप लोगों को, मान लीजिए हम कल से स्थल मंडल स्टार्ट कर दूं, तो आपके एक मन में एक सवाल आएगा कि सर मान लीजिए स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल या जैव मंडल पृथ्वी में है, लेकिन ये पृथ्वी कहाँ है अगर बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ने के लिए। क्या फ्रेंड्स? पृथ्वी की उत्पत्ति आपको पढ़ना होगा। और पृथ्वी की उत्पत्ति आपको पढ़ने के लिए आपको जाना होगा आकाशगंगा या निहारिका या सौर मंडल में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। पृथ्वी को पढ़ने के लिए आपको सौर मंडल में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और सौर मंडल को पढ़ने के लिए आपको निहारिका में जाना पड़ेगा। निहारिका ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। इसका आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि हम लोग कहाँ से, अगर ब्रह्मांड से ही कहानी शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही बता दूं तो आप लोगों को बड़ी ही आसानी हो जाएगी कि मतलब ब्रह्मांड की कैसे पूरे ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, उसका जन्म कैसे हुआ, और उसके बाद कैसे निहारिकाओं का जन्म हुआ, आकाशगंगाओं का जन्म हुआ, उसके बाद आकाशगंगाओं में कैसे सौरमंडल जैसे तारामंडलों का जन्म हुआ, उसके बाद वायुमंडल, सौर मंडल में अपने क्या है, सौर मंडल के में सूर्य हेड है, उसके 8
ग्रह है, उसके बाद ग्रह के भी उपग्रह है, ये सारी चीजें सौर मंडल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप स्थल मंडल में आएगा। इसका आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपको स्थल मंडल पढ़ना है तो पृथ्वी को की उत्पत्ति पढ़ना होगा, और पृथ्वी को जानना है तो सौर मंडल को जानना है होगा, और सौर मंडल को अगर पढ़ना है तो आकाश गंगा या निहारिका को जानना होगा, और आकाश गंगा निहारिका को पढ़ना है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ना होगा फ्रेंड्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही अगर आप कर दें कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सारी चीजें पढ़ने में आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हम लोग अगली क्लास जो लेंगे ब्रह्मांड से ही लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी एक सवाल और है कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, भूगोल को कैसे पढ़ा जाए। एक भूगोल को पढ़ने के लिए दो वैज्ञानिक तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। ये भूगोल चूंकि विज्ञान है तो वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध है फ्रेंड्स। तो वैज्ञानिकों ने दो फार्मूला दिया है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच, कौन सा फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक अप्रोच, और दूसरा है फ्रेंड्स रीजनल अप्रोच। क्या है फ्रेंड्स, रीजनल अप्रोच। दो तरीका है फ्रेंड्स भूगोल पढ़ने के लिए, एक है सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरा है रीजनल। सिस्टमेटिक अप्रोच का हिंदी होता है क्रमबद्ध प्रतिमान। क्या, क्रमबद्ध प्रतिमान। शुद्ध हिंदी है फ्रेंड्स, शुद्ध हिंदी बहुत ही हार्ड है, इसीलिए हिंदी लोग छोड़ रहे हैं पढ़ना। अब मातृभाषा है इसलिए मजबूरी में लोग पढ़ते हैं। देखिए क्रमबद्ध प्रतिमान कितना बड़ा, कितना कठिन शब्दावली है। रीजनल अप्रोच का हिंदी होगा प्रादेशिक भूगोल। क्या होगा फ्रेंड्स, प्रादेशिक प्रतिमान, प्रादेशिक प्रतिमान। अब ये सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच क्या है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच का आशय यह है फ्रेंड्स कि जो मैं अभी बताया, जैसे आप पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी पढ़ने के लिए वायुमंडल में जाना पड़ेगा, आकाश गंगा में जाना पड़ेगा, ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक अप्रोच ये कहता है फ्रेंड्स कि आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू कीजिए, आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताइए, आकाश गंगा पढ़ाइए बताइए, सौर मंडल, पृथ्वी पढ़ाइए, उसके बाद आप आइए महाद्वीप पे, द्वीप पे, फिर आइए भारत में ना। इस तरह से जो मतलब जहां से शुरुआत हुई हो वहीं से शुरू कीजिए, वही सिस्टमेटिक अप्रोच है। रीजनल अप्रोच क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच जहां से बंद होता है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपने पढ़ा, आकाशगंगा पढ़ा, सौरमंडल पढ़ा, उसके बाद कहाँ आ गए, पृथ्वी पे आ गए। तो पृथ्वी पर जब वैगनर का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, जो महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत जब वैगनर का पढ़ेंगे, तो महाद्वीपों को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका। तो इस जो ये अलग अलग हम बोल रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका को अलग पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका को अलग पढ़ेंगे, अफ्रीका को अलग पढ़ेंगे, यही रीजनल अप्रोच है। जहां से शुरुआत हुई है वहां से जब शुरू करेंगे आप, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। जब उसी को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो यही रीजनल अप्रोच है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि सिस्टमेटिक तरीका क्या है और रीजनल अप्रोच क्या है। अब इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विश्व का भौतिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स विश्व का प्रादेशिक भूगोल। क्या, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तीसरा आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स भारत का भौतिक भूगोल। क्या, भारत का भौतिक भूगोल। भारत का प्रादेशिक भूगोल नहीं होता है, आप वैसे एक तरह से पढ़ लेते हैं। जब भारत का परिचय पढ़ते हैं तो राज्य जो पढ़ते हैं वही एक तरह से प्रादेशिक भूगोल हो जाता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है। भारत चूंकि छोटा है, वैसे तो बहुत बड़ा है हमारे आपके दृष्टि से, लेकिन विश्व के दृष्टि से छोटा है, इसलिए उसे केवल भौतिक विभाजन करके ही पढ़ाया जाता है। तो विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, फिर विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ेंगे, फिर विश्व का
भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरह से मोटा मोटा आपका पूरे भूगोल का सिलेबस हो गया। अब आप लोगों को एक दो प्रश्न बता देता हूं। जैसे ये जियोग्राफी लिखा है, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग क्या, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने किया था। इराटोस्थेनीज ने किया था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थेनीज ने किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है और जियोग्राफी शब्द का अगर प्रयोग अगर पूछे तब भी इसीलिए इन्हीं को प्रायः पिता कह दिया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में भूगोल के पिता कौन है, तो कौन है, हमबोल्ट। कौन है, हमबोल्ट है। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। जियोग्राफी के या भूगोल के पिता कौन है, ऐसे पूछेगा वर्तमान में भूगोल के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट है। अगर पूछे वैसे कि भूगोल के पिता कौन है, अगर प्रायः शब्द लगा के देते या मतलब व्यवस्थित रूप से अगर ये ऐसे पूछे कि भूगोल का व्यवस्थित क्रम के रूप में उसके पिता कौन, भूगोल के पिता कौन है, तो इराटोस्थेनीज हो जाएगा। अगर वो इसे सिंपल में पूछ ले कि भूगोल के पिता कौन है, तो हिकेटियस हो जाएंगे। कौन, हिकेटियस। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे जियोग्राफी का शब्द का अगर देकर पूछे तब इराटोस्थेनीज ने प्रयोग किया था। जियोग्राफी के पिता प्रायः पूछे तो इराटोस्थेनीज, या सुव्यवस्थित क्रम भूगोल का किसने किया था, तो इराटोस्थेनीज ने किया था। लेकिन वैसे सिंपल वे में पूछ ले भूगोल के पिता कौन है, तो हिकेटियस को मारा जाएगा। अगर वर्तमान या आधुनिक समय के पिता पूछे या जनक पूछे तो हमबोल्ट को मारा जाएगा। किसको, हमबोल्ट को मारा जाएगा ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका मोटा मोटा एक तरह से पूरे विश्व का भूगोल का सिलेबस हो गया। आपसे एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में अंतर क्या है। प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में अंतर क्या है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो आप लोग डेली क्लास में जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।